नमस्कार, स्वागत है आपका। न्यूज इंडिया देख रहे हैं आप और आपके साथ मैं हूं नितीशा बंसल। इस खास बुलेटिन में हम बात करेंगे देवभूमि उत्तराखंड से जुड़ी तमाम बड़ी और अहम खबरों की। चलिए खबरों की शुरुआत करते हुए रुक कर लेंगे इस वक्त की एक बड़ी खबर का। उत्तराखंड में अतिक्रमण हटाओ अभियान पर सियासत तेज हो गई है। सार्वजनिक स्थानों से अवैध कब्जे हटाए जा रहे हैं और कार्रवाई को लेकर पक्ष विपक्ष आमने सामने आ गया है। कांग्रेस प्रवक्ता सुजाता पॉल का बीजेपी पर हमला। कांग्रेस ने कार्रवाई को गरीबों पर प्रहार बताया है। बीजेपी ने कांग्रेस के आरोपों को खारिज किया। सरकार कानून के दायरे में रहकर कर रही है काम। उत्तराखंड में अतिक्रमण हटाओ अभियान को लेकर सियासत तेज हो गई है। सड़कों और सार्वजनिक स्थानों से अवैध कब्जे हटाए जा रहे हैं और इसी कार्रवाई को लेकर राजनीतिक बयानबाजियां तेज हो गई हैं और सत्ता पक्ष और विपक्ष आमने सामने आ गए हैं। कांग्रेस की राष्ट्रीय प्रवक्ता सुजाता पॉल ने राज्य सरकार पर हमला बोलते हुए आरोप लगाया है कि ये कार्रवाई के नाम पर गरीब रेहड़ी पटरी वालों को निशाना बनाया जा रहा है। कांग्रेस ने इसे गरीबों पर प्रहार बताते हुए भेदभाव का आरोप लगाया है। वहीं बीजेपी ने कांग्रेस के आरोपों को खारिज करते हुए कहा है कि अतिक्रमण के खिलाफ कार्रवाई अदालत के निर्देशों पर हो रही है। बीजेपी प्रवक्ता मथुरा दत्त जोशी ने कहा कि सरकार कानून के दायरे में रहकर काम कर रही है और विपक्ष बिना तथ्य के राजनीतिक आरोप लगा रहा है। बीजेपी का कहना है कि न्यायालय के आदेशों का पालन करना सरकार की जिम्मेदारी है। सरकार है, अरबपतियों की सरकार है, क्या उम्मीद करेंगे? अरे गरीब को इस ठंड में मारने का काम कर रही है जो सरकार, वो है धामी सरकार। और मुख्यमंत्री धामी को बताना चाहिए आपके ही निर्देशों पे जो महापौर है वो इस तरह की कार्यवाही कर रहे हैं। जो गरीब आज इस ठंड में ठिठुर रहा है, जिसके पास रोजगार नहीं है, जो हर रोज की जो इनकम है वो कमाता है, उस पर जीता है, आप उस पर प्रहार कर रहे हैं। सबसे बड़ी बात क्या है, क्या विपक्ष को पहले ये क्लियर करना पड़ेगा, हमारे विपक्ष के मित्रों को, क्या वो अतिक्रमण का समर्थन करते हैं? अतिक्रमण कार्रवाई माननीय अदालत के निर्देश पर हो रही है। सरकार ने बहुत लोगों को राहत देने का काम पहले किया था, लेकिन कुछ लोग अदालत पर गए हैं तो माननीय उच्च न्यायालय और माननीय उच्चतम न्यायालय के निर्देश हैं बहुत से मामलों में, उनके निर्देशों पर यह कार्रवाई हो रही है। अगर विपक्ष न्यायपालिका में भरोसा नहीं करता है, वो चाहता है कि अतिक्रमण न हटे, तो निश्चित रूप से उनको स्पष्ट रूप से कहना चाहिए और केवल राजनीतिक रूप से आरोप लगाने के लिए आरोप नहीं लगाने चाहिए। चलिए आगे बढ़ेंगे। सशस्त्र बल भूतपूर्व सैनिक दिवस के अवसर पर उत्तराखंड के राज्यपाल लेफ्टिनेंट जनरल रिटायर्ड गुरमीत सिंह ने पूर्व सैनिकों के योगदान को नमन किया। देहरादून स्थित शौर्य स्थल में उत्तराखंड सब एरिया की ओर से आयोजित कार्यक्रम में राज्यपाल ने वीर शहीदों को पुष्प चक्र अर्पित कर श्रद्धांजलि दी। इस अवसर पर उन्होंने वीर नारियों और भूतपूर्व सैनिकों को उनके उत्कृष्ट योगदान के लिए सम्मानित किया और देश के सेवा के प्रति उनके समर्पण के लिए आभार व्यक्त किया। राज्यपाल ने कहा कि सैनिक कभी पूर्व नहीं होता, वो अंतिम सांस तक राष्ट्र रक्षक रहता है। उन्होंने कहा कि पूर्व सैनिकों ने पूरे जीवन राष्ट्र सर्वोपरि के मंत्र को आत्मसात किया है, जो समाज के लिए प्रेरणा का स्रोत है। राज्यपाल ने कहा कि हर पूर्व सैनिक के अंदर नेतृत्व क्षमता, अनुशासन और उत्कृष्ट कार्य करने का जज्बा होता है, जिससे वो नागरिक जीवन में भी राष्ट्र निर्माण के महत्वपूर्ण भूमिका निभा सकते हैं। तो सशस्त्र बल भूतपूर्व सैनिक दिवस के मौके पर उत्तराखंड के गवर्नर ने सभी भूतपूर्व सैनिकों को याद किया और शहीदों को पुष्प चक्र अर्पित कर उनके बलिदान को नमन किया। साथ ही राज्यपाल ने कहा कि कोई भी सैनिक कभी पूर्व नहीं होता, वो अपने अंतिम सांस तक देश के प्रति अपने कर्तव्य को निभाता रहता है। तो ये मौका था सशस्त्र बल भूतपूर्व सैनिक दिवस का। और देहरादून में सैनिक कल्याण मंत्री गणेश जोशी ने गढ़ी कैंट स्थित उत्तराखंड सब एरिया देहरादून में जीओसी मेजर जनरल
MPS गिल और डिप्टी GOC ब्रिगेडियर RS थापा से भेंट की। उन्होंने थल सेना दिवस की बधाई दी उन्हें और शुभकामनाएं भी दी। इस अवसर पर सैनिक कल्याण मंत्री गणेश जोशी ने भारतीय सेना के शौर्य, पराक्रम और अनुशासन की सराहना करते हुए कहा कि थल सेना देश की सुरक्षा की मजबूत ढाल है। उन्होंने कहा कि भारतीय सेना ने हर परिस्थिति में देश की सीमाओं की रक्षा कर राष्ट्र को गौरवान्वित किया है। मंत्री जोशी ने यह भी कहा कि उत्तराखंड का सेना से गहरा नाता रहा है और राज्य के सैनिकों ने सदैव देश सेवा में अग्रणी भूमिका निभाई है। भेंट के दौरान आपसी कोऑर्डिनेशन, सैनिक कल्याण से जुड़े विषयों और प्रदेश में पूर्व सैनिकों के हितों पर भी चर्चा की गई। और अगली खबर हरिद्वार से है, जहां अखिल विश्व गायत्री परिवार का शताब्दी सम्मेलन होने जा रहा है। देव संस्कृति विश्वविद्यालय के प्रतिकुलपति डॉक्टर चिन्मय पंड्या ने बताया कि बसंत पंचमी 2026 को होने वाले मुख्य कार्यक्रम में गृह मंत्री, रक्षा मंत्री, मुख्यमंत्री, केंद्रीय मंत्री और अंतरिक्ष यात्री शुभांशु शुक्ला समेत कई VVIP शामिल होंगे और बताया कि ये समारोह गुरुदेव की साधना और माताजी के अखंड दीपक के 100 साल पूरे होने पर आयोजित हो रही है। अखिल विश्व गायत्री परिवार का शताब्दी समारोह राष्ट्र निर्माण और पर्यावरण चेतना का महापर्व बनेगा। इसके साथ ही पर्यावरण संरक्षण का महासंकल्प भी लिया जाएगा। कार्यकर्ताओं के व्यक्तित्व विकास और 5000 केंद्रों के सुदृढ़ीकरण पर जोर दिया जाएगा। अखंड दीपक के गुरुदेव ने जो एक अलौकिक साधना करी, उन तीनों ही महत्वपूर्ण और अविस्मरणीय घटनाओं के 100 वर्ष हम लोगों की आंखों के सामने इस वसंत पंचमी 2026 को संपन्न होने जा रहे हैं। और ये जो कार्यक्रम है वो सही अर्थों में भव्य तो है ही, पर मूल रूपेण दिव्य है। और मूल रूपेण इस भाव के साथ है कि एक लंबे समय से चली आ रही जो आध्यात्मिक अलौकिक परंपरा गायत्री परिवार के द्वारा प्रज्वलित की गई, प्रतिष्ठित की गई और पूज्य गुरुदेव ने जिसको अपनी तप साधना से अनुप्राणित किया, वो आज एक ऐसे पायदान पर पहुंची है जहां पर हर व्यक्ति अपने जीवन के माध्यम से लोगों को संदेश देने के लिए आतुर भी है और प्रतिबद्ध भी है। तो ये जो समारोह आ रहा है वो उसी भाव के साथ आ रहा है। चलिए आगे बढ़ेंगे। देहरादून में सचिवालय में कैबिनेट बैठक शुरू हो गई है। बड़ी खबर आपको बता रहे, सीएम धामी की अध्यक्षता में ये बैठक चल रही है। कैबिनेट मंत्री सतपाल महाराज, धन सिंह रावत इस बैठक में मौजूद है। मंत्री रेखा आर्य कैबिनेट में वर्चुअली शामिल होंगी। बैठक में कई महत्वपूर्ण प्रस्तावों पर आज मोहर लगेगी। विभागों की कई नियमावली में भी संशोधन हो सकता है। बड़ी खबर आपको बता रहे हैं, उत्तराखंड कैबिनेट की बैठक शुरू हो चुकी है। मंत्री रेखा आर्य इस बैठक में वर्चुअली शामिल होंगी, जबकि सतपाल महाराज और धन सिंह रावत इस बैठक में मौजूद हैं। बैठक की अध्यक्षता मुख्यमंत्री धामी कर रहे हैं। तस्वीरें भी हम आपको दिखा रहे हैं। बड़ी खबर इस वक्त की, देहरादून में सचिवालय में चल रही है कैबिनेट की बैठक। सीएम धामी कर रहे हैं इस कैबिनेट बैठक की अध्यक्षता। कैबिनेट मंत्री सतपाल महाराज, धन सिंह रावत बैठक में है मौजूद। इसके साथ ही मंत्री रेखा आर्य कैबिनेट की जो मीटिंग है उसमें वर्चुअली शामिल होंगी। बैठक में कई महत्वपूर्ण प्रस्तावों पर आज मोहर लगने वाली है। कई विभागों की नियमावली में भी आज संशोधन हो सकता है। और मकर संक्रांति की अब बात कर लेते हैं। मकर संक्रांति के अवसर पर कुमाऊं अंचल में उत्तरायणी पर्व पूरे श्रद्धा, उल्लास और लोक परंपराओं के साथ मनाया गया। ये पर्व उत्तराखंड की समृद्ध लोक संस्कृति और प्रकृति से जुड़ी मान्यताओं का जीवंत प्रतीक माना जाता है। मकर संक्रांति के दिन सूर्य के मकर राशि में प्रवेश के साथ ही उत्तरायण की शुरुआत होती है। इसे ऋतु परिवर्तन, नई फसल और सकारात्मक ऊर्जा का प्रतीक माना जाता है। इसी अवसर पर कुमाऊं क्षेत्र में घुघुतिया पर्व मनाने की परंपरा है। गेहूं के आटे, गुड़ और घी से बनाए जाने वाले घुघुत कई आकृतियों में तैयार किए जाते हैं और बच्चों के गलों में माला की तरह पहनाए भी जाते हैं। ये दृश्य हर साल पर्व की सांस्कृतिक पहचान को जीवंत कर देता है। घुघुतिया पर्व से जुड़ी एक प्रसिद्ध लोक कथा कुमाऊं क्षेत्र में काफी प्रचलित है। का त्योहार जो है वो उत्तराखंड में एक विशेष सांस्कृतिक परंपरा के रूप में मनाया जाता है, जिसमें पूर्व से ही बड़े खास घरों में तैयारी की जाती है और घुघुते बनाए जाते हैं, खजूरे बनाए जाते हैं
और फिर अगले दिन जो है पक्षी को यानी कौवे को बुलाया जाता है कि आप आओ और इस घुघुते को, ये हमारे द्वारा बनाए गए पकवानों को खाओ। तो कहा जा सकता है कि उत्तराखंड की संस्कृति परंपरा लोक परंपरा के रूप में पशु पक्षियों के लिए, हमारे पितरों के लिए मनाया जाने वाला एक सौहार्दपूर्व और बच्चों पर विशेषकर ये खास त्यौहार का पर्व है यहाँ पर को, जिसको हमारे यहाँ पहाड़ी अंचल में कहा जाता है कि घुघुतिया का त्यौहार। जहाँ सूर्य धनु राशि से मकर राशि में जाता है, वहाँ पर को सूर्य उत्तरायण की स्थिति में बढ़ता है, तो दिन बढ़ने भी शुरू हो जाते हैं। थोड़ा जाड़ों के दिन कम होने लगते हैं, यहाँ पर से थोड़ा रातों में अंतर पड़ जाता है। तो उसके बाद जो एक बच्चों के लिए एक अनुभव होता है यहाँ पर को, जो हम घुघुतिया का त्यौहार कहते हैं, जो आटे, गुड़ और चीनी या कहें फिर आप तेल मिक्स करके आटा गूंथा जाता है, उसके एक लोई बना करके उससे आपका घुघुतिया तैयार किए जाते हैं, जिसकी माला बनाई जाती है। वो माला बच्चे गले में पहन करके ये मकर संक्रांति के अवसर पर सुबह सुबह काले कौवा काले घुघुती माला खा ले, ये कहते हैं। और कौवे को बुलाया जाता है। कौवे हमारे यहाँ पितरों का प्रतीक माने जाते हैं। चलिए आगे बढ़ते हुए चंपावत से खबर। चंपावत के लोहाघाट में सरकार ने जनता को आयुर्वेदिक चिकित्सा उपलब्ध कराने के लिए आयुष्मान आरोग्य मंदिर की स्थापना की, ताकि जनता को आयुर्वेदिक चिकित्सा का लाभ मिल सके। इसके बारे में यूकेडी के केंद्रीय मंत्री राजेंद्र पुनेठा ने जानकारी देते हुए बताया कि लोहाघाट के आयुर्वेदिक अस्पताल में वर्तमान में दवा की कमी चल रही है। उन्होंने कहा कि काफी लोग आयुर्वेदिक चिकित्सा का लाभ लेना चाहते हैं, पर दवा की कमी के चलते उन्हें आयुर्वेदिक चिकित्सा का भरपूर लाभ नहीं मिल पा रहा है। इसके चलते दूर दूर के क्षेत्र से आने वाले मरीजों को काफी दिक्कतों का सामना करना पड़ रहा है। उन्होंने शासन और प्रशासन से दवा की सप्लाई शुरू करने की मांग की है, ताकि मरीजों को आयुर्वेदिक चिकित्सा का भरपूर लाभ मिले। आयुर्वेदिक अस्पताल के कर्मियों ने बताया कि अस्पताल के लिए दवा की डिमांड भेजी गई है, जल्द ही दवा की सप्लाई शुरू हो जाएगी। आज हम बड़ा सौभाग्य महसूस कर रहे थे कि हमारे पास एक आयुर्वेदिक चिकित्सालय हमें मिला। जब हम कई बार बीच में गए तो काफ़ी लंबे समय से दवाइयों की उपलब्धता नहीं पाई। हमारे पास, मैं धन्यवाद करता हूं विभाग का, चिकित्सकों की कमी नहीं है। एक महिला चिकित्सक दिया आपने, एक पुरुष चिकित्सक दिया, स्टाफ भी पूर्ण है, लेकिन व्यवस्थाओं के अभाव में कैसे करेंगे काम। दूर दूर से आने वाले ग्रामीण और आयुर्वेद को पसंद करने वाले मरीज एक उम्मीद लेकर आते हैं, उन्हें दवाइयाँ बिल्कुल उपलब्ध नहीं हो पा रही हैं। और देहरादून के सबसे बड़े दून अस्पताल की इमरजेंसी बिल्डिंग में इलाज के लिए मरीजों को देर रात घंटों इंतजार करना पड़ा। जहां इमरजेंसी बिल्डिंग में मरीज इलाज के लिए देर रात पहुंचते हैं और मरीजों को काफी इंतजार करना पड़ता है, वहीं देर रात एक नवजात बच्चे को उसकी माता इमरजेंसी में लेकर पहुंची, जहां बच्चे को करीब 43 मिनट तक एम्बुलेंस में रखा गया। इसके बाद उसकी मां डॉक्टर्स से बच्चे को भर्ती करने के लिए गुहार लगाती रही, लेकिन वेंटिलेटर बेड खाली न होने के कारण बच्ची को भर्ती नहीं किया जा सका। पूरे मामले में दून अस्पताल के मुख्य चिकित्सा अधीक्षक का कहना है कि नवजात बच्चे का मामला सामने आया है, जिसमें बच्चा प्रीमैच्योर था। अस्पताल में कोई भी वेंटिलेटर बेड खाली नहीं था और बच्चे को जान का खतरा ना हो, इसलिए बच्चे को एम्बुलेंस में ही रखा गया था। बेड खाली होने के बाद निकू वार्ड में बच्चे को भर्ती करवाया गया। कल रात एक प्रकरण हमारे संज्ञान में आया था कि जो बच्चे को वो करीब 45 मिनट तक एम्बुलेंस में रखा गया था। उसको मैं उसके बारे में बताना चाहूँगा कि वो एक प्री टर्म बच्चा था, 27 वीक का बच्चा, 25 वीक का बच्चा पैदा हुआ बच्चा था। तो वो वेंटिलेटर में ही था एम्बुलेंस के अंदर, और हमारे जो निक्कू के 20 बेड हैं हमारे पास, और 20 के 20 वेंटिलेटर वाले ऑक्युपाइड थे। तो हम लोग उसको अरेंज कर रहे थे कि भाई जब तक कि हमारे पास वेंटिलेटर वाला बेड खाली नहीं हो जाता है, तो हमने खुद ही एम्बुलेंस को रोका हुआ था। डॉक्टर अशोक कुमार इस मामले को देख रहे थे और रात को भी उनके संज्ञान में था, मेरे संज्ञान में भी आया था।
और विकासनगर के नवाबगढ़ में पुल नंबर 1 से खादर तक सड़क निर्माण का सालों पुराना सपना अब हकीकत बनने जा रहा है, जहां जनसंघर्ष मोर्चा के लगातार आंदोलन और न्यूज इंडिया पर इस मुद्दे के बार बार प्रसारण का एक बड़ा असर देखने को मिला है। सरकार ने इस सड़क के सुधारीकरण और पुनर्निर्माण को हरी झंडी दे दी है। वित्तीय वर्ष 2025-26 के लिए 3 करोड़ 12 लाख रुपए की स्वीकृति के साथ टोकन मनी भी जारी कर दी गई है। जनसंघर्ष मोर्चा ने इसे जनता की बड़ी जीत बताया है। मोर्चा अध्यक्ष रघुनाथ सिंह नेगी ने बताया कि भारी वाहनों की आवाजाही से ये सड़क पूरी तरह से जर्जर हो चुकी थी। जगह जगह से 2 से 2.5 फीट गहरे गड्ढे हो चुके थे, जिसके कारण लोगों का पैदल चलना भी मुश्किल हो गया था। और कहा कि दिन रात की मेहनत और बार बार निर्देश जारी करवाने के बाद आखिरकार सरकार ने सड़क पुनर्निर्माण की स्वीकृति दे दी है। उन्होंने भरोसा दिलाया कि जनसंघर्ष मोर्चा आगे भी जनता के हितों की लड़ाई पूरी मजबूती से लड़ता रहेगा। इसके साथ ही उन्होंने न्यूज इंडिया का आभार भी व्यक्त किया है। आपको बता दें कि न्यूज इंडिया ने इस मुद्दे को प्रमुखता से उठाया था। सड़क के बारे में, सड़क में बहुत गंदा हो रखा है, खड्डे पड़े हुए इसमें और पानी चलता है। दोनों नालियां बनी चाहिए, इसकी एक रोड बननी चाहिए। और इस रोड की वजह से लोगों को बहुत परेशानी है। बच्चे स्कूल भी आते हैं, मेहमान भी आते हैं, उनके कपड़े गंदे हो जाते हैं। साहब ये तो साल 6-7 महीने तो चल रहा है ऐसे ही काम खड्डे तय होगा। गड्ढे कैसे होते हैं? गड्ढे ट्रैक्टर से होते हैं, ऐसे तो चल रहा है, ट्रैफिक चलता है इस पर, खड्डे तय सीधे होते हैं। गिरते भी है और तो पुलिस वाले गिर के देख इसमें पोस्टमास्टर भी है इधर, इस वजह से भी ज्यादा है ना, ट्रैफिक चलता है इसमें, सारे दिन चलने का ही काम होता है और खड्डे तय करके खादर तक की जो सड़क है 3.7 किलोमीटर, वो इतनी खराब हालत में थी, इतनी क्षतिग्रस्त थी कि 2-2 2.5 फीट के उसमें खड्डे हो गए थे। इसके लिए उन्होंने, जो वहाँ के ग्रामीण, उन्होंने जनसंघर्ष मोर्चा से अपना आग्रह किया था कि सड़क को बनाया। हमने वहाँ निरीक्षण किया और उसके बाद लगातार 1.25 साल से जनसंघर्ष मोर्चा उस सड़क की स्वीकृति के लिए, उसके सुधारीकरण पुनर्निर्माण को लेकर के प्रयासरत था। 4-5 बार माननीय मुख्यमंत्री जी ने उसमें स्वीकृति के लिए आदेश किए और उसमें साथ के साथ वो था कि जो पत्रावली का तेज मूवमेंट हो, इन तमाम चीजों को लेकर सचिव जो है पीडब्ल्यूडी के, उनसे भी हमने आग्रह किया था। ये सारा का सारा मामला जनसंघर्ष मोर्चा की पहल पे हुआ है। विकासनगर के नवाबगढ़ क्षेत्र के लोगों के लिए राहत भरी खबर है। पुल नंबर 1 से खादर तक जर्जर सड़क के निर्माण को सरकार ने मंजूरी दे दी है। कई किलोमीटर लंबी इस सड़क के लिए 3 करोड़ 12 लाख रुपए की स्वीकृति जारी की गई। जनसंघर्ष मोर्चा के और न्यूज इंडिया पर लगातार खबरें चलने का सीधा असर देखने को मिला है। मोर्चा अध्यक्ष रघुनाथ सिंह नेगी ने इसे जनता की बड़ी जीत और बड़ी सौगात बताते हुए कहा कि आगे भी जनहित की लड़ाई लगातार जारी रहेगी। विकासनगर से अमित रावत, न्यूज इंडिया। चलिए बात अगली खबर की कर लेते हैं। महाराजा भीमसेन मंदिर समिति खटीमा में 5 गरीब कन्याओं का विवाह कराया गया, जहां बाबा भीमसेन मंदिर के संरक्षक मीरा सोनकर और अध्यक्ष बाबा नंदलाल गिरी की देखरेख में 5 गरीब कन्याओं का विवाह हुआ। बारात रेलवे स्टेशन रोड से होते हुए पीलीभीत रोड होकर बाबा भीमसेन मंदिर पहुंची। आपको बता दें कि बारात में कई प्रकार की झांकियां प्रस्तुत की गई। बारात पंडित भानु प्रताप ने संपन्न कराई। विवाह में विशाल भंडारे का भी आयोजन किया गया। समिति की ओर से कन्यादान में उपहार भी दिए गए। इधर देहरादून के डालनवाला क्षेत्र में अद्भुत साहस का उदाहरण सामने आया है, जहां मोहिनी रोड स्थित हरी स्टोर के पास एक ऑफिस के बाहर जल रहे दिए के पास बैठी महिला की जैकेट में अचानक आग लग गई। आग को फैलता देख वहां से गुजर रहे 2 नाबालिगों ने बिना घबराए साहस और सूझबूझ का परिचय देते हुए महिला के कपड़ों में लगी आग बुझाई और उसकी जान बचाई। मामले का संज्ञान लेते हुए वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक देहरादून ने पुलिस कार्यालय में आयोजित कार्यक्रम के दौरान दोनों बहादुर बच्चों को प्रशस्ति पत्र देकर सम्मानित किया और उनके साहस की सराहना करते हुए भविष्य में भी लोगों की मदद के लिए सदैव आगे रहने के लिए प्रेरित किया।
अगली खबर रुड़की से, जहां पर एक गर्भवती महिला न्याय के लिए भटकने को मजबूर है। जहां पीड़िता आज अपने परिजनों के साथ प्रेस क्लब पहुंची। इस दौरान उसने प्रेस कॉन्फ्रेंस कर पुलिस और सिस्टम पर गंभीर आरोप लगाए। पीड़िता का कहना है कि दहेज की मांग को लेकर ससुरालियों ने उसके साथ बेरहमी से मारपीट की और गर्भपात कराने की कोशिश की। समय रहते मायके पक्ष के लोगों ने पहुंचकर उसकी जान और गर्भ में पल रहे बच्चे को बचाया। वहीं पीड़िता का कहना है कि थाने से लेकर उच्च अधिकारियों तक शिकायत करने के बावजूद अब तक मुकदमा दर्ज नहीं किया गया, केवल मेडिकल कराया गया है। पीड़ित ने राजनीतिक दबाव के चलते कार्रवाई न होने का आरोप लगाया। पीड़िता ने प्रशासन से आरोपियों के खिलाफ सख्त कार्रवाई और परिवार की सुरक्षा की मांग की। तेज उत्पीड़न का मामला है और गर्भपात करवाने के लिए बोल रहे थे। मार पिटाई की, धक्का मुक्की की थी और ज्वेलरी तक उतार ली मेरी। यहाँ तक कि जो मेरे गले मंगलसूत्र था वो भी उतरवा लिया उन्होंने। वहाँ से फोन पे भी ये बोल रहे थे किसी को कि इसके भाइयों को मरवा दे। 20 फरवरी 2025 में शादी हुई थी। जब से बच्चा है, जब से ज्यादा ही वो परेशान करे। 1 तारीख से तो कुछ ज्यादा ही परेशान कर रखा है। 10 तारीख में 2 बजे आए थे और 6 बजे फिर उनका ही वेट कर रहे थे। कॉलेज गए हुए थे तो उनका वेट करते करते तो उनका दामाद आया। आते ही उसने एकदम से इन पे मार पिटाई कर दी, यहाँ तक कि जानलेवा हमला करने की कोशिश की। क्या चाहते हैं? मैं अपने लिए इंसाफ चाहती हूँ और चाहती हूँ कि मतलब ऐसा ना हो कि ये बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ का नारा किस लिए दिया जाता है जब एक बेटी को बचा नहीं सकते। इधर रुड़की के गंगनहर कोतवाली क्षेत्र के कमेलपुर गांव में दबंगों का तांडव देखने को मिला, जहां दबंगों ने दिन दहाड़े एक घर में घुसकर परिवार पर जानलेवा हमला कर दिया। इससे पूरे इलाके में हड़कंप मच गया है। आपको बता दें कि मामूली सी कहासुनी मारपीट में बदल गई। मारपीट में घर के लोगों को घायल कर दिया गया और वहीं मारपीट का वीडियो सोशल मीडिया पर जमकर वायरल भी हो रहा है। वायरल वीडियो से पुलिस प्रशासन पर सवाल उठे, जिससे लोगों में आक्रोश देखने को मिला। वहीं पुलिस वायरल वीडियो के आधार पर आरोपियों की तलाश में जुटी हुई है। चलिए आगे बढ़ेंगे बात अगली खबर की। अगली खबर रुड़की के मंगलौर से है, जहां पर पुलिस को एक बड़ी कामयाबी मिली है। पुलिस ने मकर संक्रांति को लेकर चल रहे चेकिंग अभियान में शराब तस्करी का खुलासा किया है और कार्रवाई कर कैंटर चालक को गिरफ्तार कर लिया है, जिसके कब्जे से भारी मात्रा में अवैध शराब की पेटी बरामद कर आगे की कार्रवाई शुरू कर दी गई है। वहीं रामनगर से एक दिल दहला देने वाली घटना सामने आई है, जहां एक युवक की अज्ञात लोगों ने बेरहमी से पत्थर से सिर कुचलकर हत्या कर दी। इस निर्मम हत्या के बाद पूरे इलाके में दहशत का माहौल है। वहीं मृतक के परिजनों का रो रो कर बुरा हाल है। सूचना मिलते ही पुलिस मौके पर पहुंची और शव को कब्जे में लेकर पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया है और मामले की जांच शुरू कर दी है। वहीं परिजनों ने अज्ञात लोगों पर हत्या का आरोप लगाते हुए पुलिस से सख्त कार्रवाई और न्याय की मांग की है। मामला रामनगर कोतवाली क्षेत्र के मोहल्ला गूलर घट्टी का है। अगली खबर नशे तस्करी से जुड़ी हुई। रुड़की में मंगलौर पुलिस को एक बड़ी सफलता मिली है, जहां नशे के तस्करों पर पुलिस ने सख्त प्रहार किया है और कार्रवाई करते हुए पुलिस ने एक नशा तस्कर को भी गिरफ्तार किया है, जिसके कब्जे से भारी मात्रा में ड्रग्स बरामद किया। वहीं बरामदगी के बाद इलाके में हड़कंप मच गया और पुलिस आगे की कार्रवाई में जुट गई है। फिलहाल के लिए देवभूमि की खबरों में इतना ही। मुझे दें इजाजत।